नमस्कार, मैं रवीश कुमार। सबसे बड़ा सवाल है कि क्या चंद्रबाबू नायडू बीजेपी का समर्थन करेंगे। उससे भी बड़ा सवाल है कि क्या नरेंद्र मोदी नायडू का समर्थन लेंगे। यह मैं क्यों कह रहा हूं। चंद्रबाबू नायडू मोदी दौर की बीजेपी के साथ आ तो गए हैं, रह भी सकते हैं, मगर अपने समाज की भी राजनीति करते हैं। उनकी राजनीति की सामाजिकता नरेंद्र मोदी की राजनीति की सामाजिकता से काफी अलग है। अगर सजदा करते हुए यही तस्वीर ममता बनर्जी की मिल जाए तो बीजेपी बंगाल में हंगामा मचा देगी। गोदी मीडिया इस तरह की तस्वीर लेकर दिन रात डिबेट करेगा, लेकिन नायडू की इस तस्वीर पर चूं तक ना तो बीजेपी करेगी ना गोदी मीडिया कर पाएगा, बल्कि इस तरह की तस्वीरें गायब कर दी जाएंगी, क्योंकि नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनकर नेहरू बनना है। इसीलिए आप नायडू के बिना नेहरू बन नहीं सकते। नायडू एंटी मुस्लिम राजनीति नहीं करते हैं। उनके प्रति विश्वास नहीं रहा होता तो जिस राज्य में 10% मुसलमान हैं वहां टीडीपी की सरकार राज्य में बन तो रही है। लोकसभा में भी टीडीपी को 16 सीटें मिलने का अनुमान है। इतना समर्थन उन्हें नहीं मिलता। यह रुझान बता रहा है कि नायडू को सबका समर्थन मिला है, और यह समर्थन नायडू का साफ कर देगा कि नरेंद्र मोदी राजनीति में आध्यात्म के लिए नहीं आए हैं, वे केवल और केवल कुर्सी के लिए आए हैं। कैसे साफ करेगा? जिस मोदी के दौर में मुसलमान होना अपराध हो गया था, वे अपने भाषणों में मुस्लिम आरक्षण को लेकर लगातार नफरती बातें कर रहे थे। अब वही नरेंद्र मोदी सजदा करने वाले नायडू के आगे सजदा करेंगे। नायडू क्या करेंगे ये मैं नहीं जानता। खबर है कि 9 जून को शपथ लेंगे और उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को शपथ ग्रहण समारोह में बुलाया है। इसका मतलब है कि उनका गठबंधन बना हुआ है। अभी तक जगन रेड्डी इस्तीफा देने जा रहे हैं। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी भी पहले टीडीपी में थे। क्या इन संबंधों के कारण नायडू इंडिया गठबंधन की तरफ आ सकते हैं? खबर है कि सीपीएम नेता सीताराम येचुरी ने नायडू को फोन किया है। इस वक्त रुझानों में बीजेपी 240 सीटों से आगे जाती नहीं दिख रही है। दोपहर होने को आए हैं। अगर यही नतीजा इसी के आसपास रहा तो बिना नायडू के नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बन सकते हैं। अब उन्हें नायडू पर ही निर्भर रहना होगा नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ने के लिए। दिल्ली की सरकार की चाबी बहुत दिनों के बाद आंध्र प्रदेश लौटी है। आपको याद होगा, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के समय नायडू एनडीए के चेयरमैन हुआ करते थे। क्या मोदी एनडीए का चेयरमैन उन्हें फिर से बनाएंगे? इसी आंध्र प्रदेश से जगन रेड्डी के पिता वाईएसआर रेड्डी की पदयात्रा ने कांग्रेस को दिल्ली में सत्ता दिलाई थी, और इसी आंध्र प्रदेश की वजह से दिल्ली में नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। नरेंद्र मोदी ने इस चुनाव में घूम घूम कर मुस्लिम आरक्षण को मुद्दा बनाया। कहा कि कांग्रेस आ जाएगी तो मुसलमानों को आरक्षण दे देगी, वे आरक्षण में हकमारी नहीं होने देंगे। जबकि उन्हें पता था कि आंध्र प्रदेश में जिस नायडू के साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं वे सार्वजनिक रूप से मुस्लिम आरक्षण को बनाए रखने की गारंटी दे रहे थे। नरेंद्र मोदी को यह भी पता था कि जिस बिहार की रैलियों में वे बार बार मुस्लिम आरक्षण के खिलाफ भाषण दे रहे थे, उसी बिहार के जननायक कर्पूरी ठाकुर के समय मुस्लिम अति पिछड़ी जातियों को आरक्षण दिया गया था। लेकिन नरेंद्र मोदी ने यह बात छिपा ली और कर्नाटक के बहाने मुस्लिम आरक्षण का मुद्दा बनाते रहे। अब पूरी दुनिया देखेगी कि मुस्लिम आरक्षण के मसीहा नायडू के आगे नरेंद्र मोदी सजदा कर रहे हैं। यह चंद्रबाबू नायडू का ट्वीट है। 28 अप्रैल को उन्होंने ट्वीट किया कि आज मुसलमानों में गरीबी ज्यादा है, यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम उनकी मदद करें, इसलिए हम मुसलमानों के 4% आरक्षण की रक्षा करेंगे। इसे लेकर कोई दूसरी राय नहीं है। यह चंद्रबाबू नायडू का ट्वीट है। आंध्र प्रदेश में टीडीपी और बीजेपी का साझा घोषणा पत्र जारी हुआ। उसमें मुस्लिम आरक्षण की बात नहीं थी। हंगामा मचा, लेकिन उसके बाद चंद्रबाबू नायडू ने गारंटी दी कि वे मुस्लिम आरक्षण का बचाव करेंगे। क्या नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने के लिए अपनी इस राजनीति से समझौता कर लेंगे?
उन्होंने मुस्लिम आरक्षण को लेकर कितना भाषण दिया है, बहुत सारे बयान हैं इस चुनाव में जो टीवी पर चलाए जा सकते हैं। राजस्थान में देखिए किस तरह की चालाकी कर रहे थे, भरमा रहे थे बेसिकली। राजस्थान की रैली में आंध्र प्रदेश में दिए जा रहे आरक्षण की बात बता रहे थे। उन्हें पता था कि गोदी मीडिया कभी राजस्थान की जनता को नहीं बताएगा, इसलिए प्रधानमंत्री जनता को भरमा रहे थे कि आंध्र प्रदेश में कांग्रेस ने मुसलमानों को आरक्षण दिया है, मगर यह नहीं बता रहे थे कि जिस चंद्राबाबू नायडू से समर्थन लिया है, जिसके साथ चुनाव लड़ रहे हैं, वो तो मुस्लिम आरक्षण को बचाए रखने की गारंटी दे रहे हैं। और क्या अब वे बताएंगे कि चंद्राबाबू नायडू के समर्थन के बिना प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे और मुस्लिम आरक्षण का मुद्दा छोड़ देंगे? क्या प्रधानमंत्री यह कह सकते हैं? आप उनका यह बयान सुनिए। 2004 में जैसे ही कांग्रेस की केंद्र में सरकार बनी, उसके सबसे पहले किए गए कामों में था, सबसे पहला काम था चुनाव जीतने के बाद आंध्र प्रदेश में SC ST के रिजर्वेशन में से कमी करके मुसलमानों को रिजर्वेशन देने का प्रयास। ये एक पायलट प्रोजेक्ट था जिसे कांग्रेस पूरे देश में आजमाना चाहती थी। 2004 से 2010 के बीच कांग्रेस ने 4 बार आंध्र प्रदेश में मुस्लिम रिजर्वेशन लागू करने की कोशिश की, लेकिन कानूनी अड़चनों की वजह से, सुप्रीम कोर्ट की जागरूकता के कारण वो अपने मंसूबा जो लेके चले थे वो पूरे नहीं कर पाए। आज से ठीक 1 महीना पहले चंद्रबाबू नायडू ने पत्रकारों से कहा था, हमने शुरू से मुसलमानों के लिए 4% आरक्षण का समर्थन किया और हम आज भी वही कर रहे हैं। ठीक 1 दिन पहले, उस समय की बात है, मोदी ने जहीराबाद में भाषण के दौरान कहा कि दलितों, आदिवासियों और ओबीसी के कोटा को धर्म के आधार पर मुसलमानों को नहीं मिलने देंगे। कमाल है, मिल रहा है बिहार में। कर्पूरी ठाकुर जी ने दिया है, जिन्हें आपने भारत रत्न दिया है। उस समय हिंदू में खबर छपी थी कि नायडू ने कहा कि वे YSRCP द्वारा रद्द की गई स्कीमों को वापस लाएंगे और 4% मुस्लिम आरक्षण की रक्षा करेंगे। उन्होंने मुस्लिम समुदाय से कहा था YSR कांग्रेस के भ्रामक दावों को न माने। उसी समय टाइम्स ऑफ इंडिया को एक इंटरव्यू दिया और कहा कि हम मुस्लिम आरक्षण के पक्ष में हैं। आंध्र प्रदेश में 2005 से मुसलमानों को 4% आरक्षण दिया जा रहा है। कर्नाटका, गुजरात, बिहार में भी दिया जाता है। अमित शाह ने भी कई बार कहा कि वे मुस्लिम आरक्षण को खत्म कर देंगे। मोदी के भाषणों से आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू को दिक्कत हो रही थी। उनके बेटे नारा लोकेश ने फ्रंटलाइन पत्रिका से कहा, हम बीजेपी के बयान के लिए जिम्मेदार नहीं हैं। टीडीपी धर्म, जाति और क्षेत्र के हिसाब से समाज में बंटवारा नहीं करती है। यह कितनी बड़ी बात है। 2024 के चुनाव में नरेंद्र मोदी ने मुस्लिम आरक्षण को मुद्दा बनाकर चुनाव लड़ा। पहले तो अनाप शनाप बातें कही कि मंगलसूत्र लेकर मुसलमानों में बांट दिया जाएगा, फिर धीरे धीरे मुस्लिम आरक्षण पर पहुंच गए। अब आप देखिए कि मुस्लिम आरक्षण के सबसे बड़े विरोधी मुस्लिम आरक्षण के सबसे बड़े मसीहा से गले मिलेंगे। यह 2024 का संदेश है। सारा गुरूर टूट गया। सिद्धांतवादी होने का सारा दिखावा अब आपके सामने उजागर हो जाएगा। अब आप देखिए सत्ता के लिए कैसे नरेंद्र मोदी इस मुद्दे से समझौता करते हैं। गोदी मीडिया कभी यह सवाल नहीं करेगा, मैं जानता हूं, क्योंकि वह लोकतंत्र का हत्यारा है, इससे कम नहीं है। वो इसी तरह सवालों को गायब कर देता है, आपको याद ही नहीं दिलाएगा। हमारा सवाल है कि क्या प्रधानमंत्री बनने के लिए नरेंद्र मोदी मुस्लिम आरक्षण के मुद्दे को अब छोड़ देंगे, माफी मांगेंगे? इस बार प्रधानमंत्री बनने के लिए वे क्या क्या छोड़ देंगे? बीजेपी ने हैदराबाद से माधवी लता को उतारा। चुनाव प्रचार के दौरान उनके तमाम वीडियो देखिए, नफरती वीडियो हैं। मस्जिद की तरफ इशारा करने की उनकी तस्वीरें देखकर शर्म आती है। गोदी मीडिया ने माधवी लता को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया। माधवी लता तो अब पीछे चल रही हैं, लेकिन दिल्ली की सत्ता के लिए नरेंद्र मोदी नायडू के पीछे चलेंगे।
मुसलमानों के बीच सहज रूप से घुलते मिलते नजर आने वाले नायडू अब उनके सहायक होंगे, साथी होंगे। 2014 से पहले दिल्ली में इफ्तार का चलन था। अटल बिहारी वाजपेयी भी शाहनवाज हुसैन की इफ्तार में जाते थे और मनमोहन सिंह भी जाते थे, मगर मोदी के आने के बाद से इफ्तार का चलन ही बंद हो गया। उनके भय से दूसरे दलों ने भी बंद कर दिया, जबकि एक दूसरे के त्योहारों में आना जाना सामान्य बात है। मोदी दौर की एक खास बात और थी। इस दौर में अटल बिहारी वाजपेयी और आडवाणी की तस्वीरें मोदी के आते ही पोस्टर से हटा दी गई। लेकिन अगर मोदी प्रधानमंत्री बनना स्वीकार करते हैं, इस बार मुस्लिम आरक्षण के समर्थक और मसीहा नायडू से समर्थन लेते हैं, तो यह मोदी राज के जैसा नहीं होगा, अटल राज के जैसा होगा, जिसका चेहरा भले नरेंद्र मोदी का होगा, मगर आत्मा अटल बिहारी वाजपेयी की घूमा करेगी। अटल बिहारी वाजपेयी बनकर उन्हें गठबंधन की सरकार चलानी पड़ेगी। वैसे चंद्रबाबू नायडू उन नेताओं में से हैं जिन्होंने ईवीएम मशीन और वीवीपैट की मैचिंग के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। क्या बीजेपी नायडू का भी मजाक उड़ाएगी कि उन्हें ईवीएम पर शक था? ये कहते हैं नियति का खेल। ईवीएम और चुनावी प्रक्रियाओं पर सवाल उठाने का बीजेपी ने कितना मजाक उड़ाया। अब इस बात को लेकर कोर्ट में जाने वाले नायडू के भरोसे बीजेपी की सरकार बन रही है। आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू का प्रदर्शन शानदार लग रहा है। विधानसभा की 175 सीटों में से 130 सीटें मिलती नजर आ रही हैं। बीजेपी को 7 और कांग्रेस को 0। विधानसभा में बीजेपी और टीडीपी का गठबंधन है। सवाल है कि नायडू के लिए बीजेपी मुस्लिम आरक्षण के मुद्दे का क्या करेगी? क्या इस मुद्दे को छोड़ देगी? रुझानों के अनुसार टीडीपी को लोकसभा में 16 सीटें मिलती लग रही हैं और बीजेपी को 3, बदल भी सकती हैं ये संख्या। नीतीश कुमार की जेडीयू को 15 सीटें मिल रही हैं। इन दोनों के बिना, नायडू और नीतीश के बिना नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बन सकते। दिल्ली की राजनीति बदल गई। 2:15 बजे तक के रुझानों के अनुसार बीजेपी को अकेले के दम पर 272 नहीं मिल रहा, बहुमत की संख्या हासिल नहीं हो रही है। उस समय तक आधे वोटों की गिनती हो चुकी थी। बाद में इसमें कितना बदलाव होगा यह तो पता नहीं, लेकिन दिल्ली के बीजेपी के नेता भी अपने स्टूडियो के चर्चाओं में 250 से नीचे की बात स्वीकार करने लगे हैं। अब बीजेपी का नहीं, एनडीए का नंबर दिखाने लगे हैं कि हम तीसरी बार आ रहे हैं। मोदी का नारा लगा रहे हैं। 300 पार 400 पार का नारा हवा हो चुका है। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।